तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए आपका माउथ हो गया, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, ये देखिए आपका लीवर, ठीक है। लीवर के ठीक नीचे अंडर सरफेस में गॉल ब्लैडर। लीवर से बाइल डक्ट निकलेगा, ये आपको गॉल ब्लैडर से निकलने वाले इससे कंबाइन करेगा और फिर बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट मतलब कॉमन है, कॉमन टू बोथ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक डक्ट, ये जो है सो इसके साथ कंबाइन करता है। और ये पार्ट देखिए आपका होता है डुओडेनम। ये पार्ट जो है ये पार्ट है, देखिए यहाँ पे आपका डुओडेनम, ठीक है। ये पार्ट डुओडेनम है, देखिए यहाँ से आया ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ये लीवर है ना, यहाँ पर एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, थोरैक्स ऊपर हो गया, थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। इसमें एक ओपनिंग के थ्रू ईसोफेगस आएगा और स्टोमक में कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहेगा जिसको कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहेगा, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद शुरू होता है, ये यू शेप्ड का आपका हो जाता है डुओडेनम, ठीक है। तो डुओडेनम के ए वाला पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ए वाला जो पार्ट होता है इसमें आके तीनों कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिलके खुलता है, ओपनिंग है। डुओडेनम जाके जेजुनम, और अंत में टर्मिनल पार्ट जो होता है वो होता है इलियम। टर्मिनल मतलब सबसे लास्ट। अब ये जो है सो आपका लार्ज इंटेस्टिन का 3 पार्ट होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम जस्ट ए वाला पार्ट है, ये जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट है आपका सीकम। टर्मिनल इलियम जो है, माने इलियम का आखिरी पार्ट इसके साथ कनेक्ट होता है। इसके ठीक बगल में एक छोटा सा प्रोलोंगेशन या इलोंगेशन या पाउच कह सकते हो, ये अपेंडिक्स है, ठीक है ना। तो सीकम के बाद देखिए कोलोन शुरू होता है। तो कोलोन हो गया आपका एसेंडिंग, ये ऊपर चढ़ रहा है। ये ट्रांसवर्स लेटा हुआ है, ये हो गया डिसेंडिंग। और इसके बाद देखिए इसका एस शेप्ड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। और ये अंत में आपका रेक्टम, यहाँ पे टेम्पोररीली स्टोर होता है स्टूल और एनएस के थ्रू बाहर आता है। लीवर देख लिए, स्टोमक देख लिए, सारा चीज़ देख लिए। अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड इसमें 3 होता है। एक तो टंग के नीचे लिंगुआ होता है, टंग, तो सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। सब मैंडिबुलर, ये जो बोन होता है इसको मैंडिबल बोलते हैं। इसके ठीक नीचे जो रहेगा सब मैंडिबुलर। और पैरोटिड, कान का जो ये वाला पार्ट रहता है ना, इसके ठीक आगे यहाँ जॉ के नीचे रहेगा, ये हो गया आपका पैरोटिड। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। और माउथ में आपका ये देखिए पैलेट है, ऊपर वाला पार्ट। तो आगे में सॉफ्ट पैलेट होता है, नहीं आगे में हार्ड पैलेट, और पीछे में ऐसे आर्किंग होता है, इसलिए इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। जब भी आप आईना में अपना मुंह आ करके देखिएगा तो ऊपर से देखिएगा कि एक ऐसे लटका हुआ पार्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूबुला, ठीक है। बाकी टंग टीथ। ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। अब हम लोग आते हैं ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालसिस। स्वेलोइंग क्या होता है, पेरिस्टालसिस क्या होता है। तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आपका प्ले करता है स्वेलोइंग में और पेरिस्टालसिस में। टंग जो है सो क्या करेगा,
अप एंड बैकवर्ड टू थ्रोट, खाना को ऊपर और गला की ओर भेजेगा। सॉफ्ट पैलेट क्या करता है? सॉफ्ट पैलेट कहाँ वाला है? पीछे वाला। वो आपका नोज और थ्रोट के बीच में जो ओपनिंग है उसको क्लोज करेगा। और लैरिंग्स क्या करेगा? एपिग्लॉटिक्स क्लोजेज एयरवे। जैसे इसमें देखिए आप, स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, यहाँ से ऐसे आए, ये मान लीजिए कि आपका माउथ है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो रास्ता आता है, यहाँ से ऐसे आया ना तो ये फेरिंग्स हो गया, ये सीधे चला गया स्टोमक में, ठीक है। एक दूसरा रास्ता यहीं से आता है जो जाता है लंग में, ठीक है। तो ये ट्रैकिया वगैरह हो गया, तो इसी में लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। ये इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा और एक लेयर इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। यही दोनों वाइब्रेट करेगा, ये वाला और ये वाला, और इस वाइब्रेशन से आवाज़ निकलता है। और यहाँ पर जो है सो एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। टंग के नीचे जो है सो एपिग्लॉटिस। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देगा। सांस ले रहे हैं तो हवा तो इसमें जाना है, तो एपिग्लॉटिस जो है सो ओपन हो जाएगा और हवा इधर चला जाएगा। फिर आप खाना या पानी कुछ भी लीजिएगा, इसको ब्लॉक कर देगा। वही चीज़ बोल रहा है कि लैरिंग्स में क्या करता है? एपिग्लॉटिस एयरवे को क्लोज करता है। तो स्वेलोइंग और पेरिस्टाल्सिस, स्वेलोइंग में किसका किसका रोल है? टंग, सॉफ्ट पैलेट और लैरिंग्स। टंग क्या करता है? अप एंड बैकवर्ड, खाना को जो है सो ऊपर और पीछे करता है, ठेलता है, तब न आपके गला तक पहुंचेगा। सॉफ्ट, अब वो यहाँ तक मान लो कि गला तक पहुंच गया, तो ये खाना किधर जा सकता है? ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो ऊपर जाने से कौन रोकेगा? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट रोक देगा कि नोज में नहीं चला जाए, ठीक है। अब नीचे लैरिंग्स है, यहाँ पे दो रास्ता है, एक तो जो है सो आपका इसोफेगस में जाएगा, दूसरा ट्रैकिया में जाएगा। तो खाना को ट्रैकिया में जाना है, नहीं जाना है, तो वहाँ पर एपिग्लॉटिक्स क्या कर देगा? एयरवे को बंद कर देगा। तो अब खाना को जाने का एक ही रास्ता है, वो कहाँ जाएगा? इसोफेगस में, ठीक है। अब आता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस एक वेव है ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस। क्या है? वेव है कॉन्स्ट्रिक्शंस का। यानी कि अगर मान लीजिए ट्यूब है हमारा इसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या हो गया कि यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ठीक है, काउज्ड बाय द सर्कुलर मसल्स। अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल में देखोगे तो इसमें इस तरह का सर्कुलर मसल्स हैं, तो ये सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर कम हो गया, ठीक ना। तो वेव ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस काउज्ड बाय द सर्कुलर मसल्स ऑफ द गट पुशिंग द फूड अलोंग। तो अब ये देखिए, ये जो है सो छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी खाना है वो कहाँ जाएगा? ये आगे पुश होगा। अब यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ वाला सर्कुलर मोशन जो है मसल क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो अभी ये आगे पुश होगा। तो ये जो वेव निकलता है ना सर्कुलर मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन का, तो दिस वेव इज कॉल्ड। तो हमारे पेट में भोजन मूव कैसे करता है? पेरिस्टाल्सिस के चलते। पेरिस्टाल्सिस किसकी वजह से होता है? जो सर्कुलर मसल्स जो होते हैं गट में, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और खाना को आगे पुश करते हैं, ठीक है ना। पेरिस्टाल्सिस अकर थ्रू ऑल रीजन ऑफ द गट, जितने भी गट का पार्ट हैं सबके थ्रू होगा, ठीक है। अब आइए स्टोमक के बारे में हम लोग आते हैं। स्टोमक, ठीक है। स्टोमक क्या है? एक इलास्टिक बैग है। इलास्टिक मतलब जो एक्सटेंड खिंचाव हो सकता है जिसका। कहाँ पर है ये? डायफ्राम के नीचे है। इसका कैपेसिटी देखिए 2 से 3 लीटर का। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कितना होल्ड कर सकता है? 2 से 3 लीटर का फूड। इसका वॉल जो है ना हाईली मस्कुलर, क्या है?
काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। क्यों? क्योंकि ये फूड को चर्न करता है, जैसे मिक्सी में फूड पिसाता है ना, वैसे ही फूड को चर्न करता है। और जब मिक्सी में पीसते हैं तो उसमें जो पानी उनी रहेगा तो पूरा चटनी टाइप का बना देता है ना, तो ऐसे ही चर्न द फूड एंड मिक्सेस विथ गैस्ट्रिक जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस क्या है? जो स्टोमक जो एंजाइम सब निकालता है उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। अब इसमें देखिए 2 स्फिंक्टर होता है जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके, कार्डियक जो ऊपर में है और पाइलोरिक जो नीचे में है। तो कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ गार्ड करता है? ईसोफेगस, ठीक है, और नीचे स्टोमक हो गया। तो ये स्टोमक और ईसोफेगस के जंक्शन को कौन गार्ड करता है? कार्डियक स्फिंक्टर। और स्टोमक और डुओडेनम, स्टोमक और डुओडेनम को कौन गार्ड करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए पेरिस्टाल्सिस तो समझ गए कि क्या हो गया कि खाना आगे मूव हो रहा है। अगर यही मान लीजिए कि उल्टा दिशा में होने लगे, कि मान लीजिए कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया, तो फूड को किधर भेजेगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर। जैसे ही यहाँ आया, यहाँ वाला कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू किया, तो ये फूड को क्या किया? इधर भेजा। फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो फूड आगे आया। तो इधर वाला जब पेरिस्टाल्सिस था तो इधर वाला क्या हो जाएगा? एंटी पेरिस्टाल्सिस। और इस वजह से हमको क्या हो जाता है? वोमिटिंग होगा। ठीक है, वोमिटिंग का क्या मैकेनिज्म है? एंटी पेरिस्टाल्सिस। अब देखिए जो यहाँ पर पढ़ रहे थे कि वॉल इसका हाईली मस्कुलर है, फूड को चर्न करता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? तो इट इज सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग। स्टोमक है तो स्टोमक जैसे है, तो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग होगा, इनर लाइनिंग म्यूकस से रहता है, तो गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ये क्या है? गैस्ट्रिक जूस कलरलेस है, हाईली एसिडिक लिक्विड है। इसमें क्या क्या होगा? वाटर होगा, सॉल्ट होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में एक पेप्सिन एंजाइम है, ये भी होगा। तो HCl हमारे शरीर में कहाँ सेक्रेट होता है? स्टोमक में। ठीक है, तो ये कलरलेस है, हाईली एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? HCl की वजह से। इसमें वाटर रहेगा, सॉल्ट रहेगा, एक एंजाइम मिलेगा पेप्सिन। पेट से याद रखना, पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ एंजाइम निकलेगा? स्टोमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम अब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? खाने में कोई भी जर्म्स होगा उसको किल कर देगा। उसके बाद देखो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये डायरेक्ट पेप्सिन के रूप में नहीं सेक्रेट होता है। पेप्सिनोजेन 2 पार्ट से मिलके बना है, पेप्सिन और जेन। तो जेन मतलब हो गया जेनरेटिंग, तो पेप्सिन जेनरेटिंग। ये जो है सो पेप्सिनोजेन क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ठीक है, पेप्सिनोजेन क्या है? एंजाइम इनएक्टिव है। HCl इस पे काम करता है, तो HCl क्या कर देता है? पेप्सिनोजेन को एक्टिव बना के पेप्सिन के रूप में रिलीज करता है। तो अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप जो गैस वाला दवाई खाते हैं वो क्या करता है? HCl को बनने से रोकता है। HCl को बनने से रोकेगा तो न तो जर्म मार पाएगा और न ही आपको पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। P से प्रोटीन और P से पेप्सिन। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्टिवेट प्रोरेनिन। रेनिन एक एंजाइम है, देख लो, डबल N है, रेनिन। रेनिन में क्या है? डबल N है। तो एक रेनिन जो है सो किससे बनता है? प्रोरेनिन। प्रो माने होता है पहले, यानी कि रेनिन अभी नहीं बना है, रेनिन के पहले वाला है, प्रिकर्सर कह सकते हैं। तो HCl देखिए कितना काम किया, जर्म को मार दिया, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल दिया, और प्रोरेनिन को कन्वर्ट किया किसमें? रेनिन में। ठीक है,
इनटू रेनिन इन बेबीज ओनली, बच्चों में ही सिर्फ करता है, एडल्ट में रेनिन में नहीं कन्वर्ट करता है, याद रहेगा। तो एडल्ट में अगर रहा तो याद रखना किल एनी जर्म इन फूड, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। और बच्चे में अगर चर्चा करना है तो बच्चे में कह सकते हैं कि प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन देखिए क्या करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, लगभग 20% जो है किस में बदल देता है, पेप्टाइड से। प्रोटीन बनता किससे है मालूम है ना, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड आपका मिल के बनाएगा पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड चेन रहेगा और ये सब चेन आपस में मिल के क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पेप्टाइड में, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोटीन कहाँ किस में टूटना है, अमीनो एसिड में, ठीक है ना। तो पेप्सिन जो है सो डाइजेस्ट प्रोटीन, अबाउट 20% प्रोटीन ही डाइजेस्ट करता है, बाकी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टिन में होगा। और किस में करता है, अमीनो एसिड में नहीं करता है, सिर्फ पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। और बच्चा में जो रेनिन होता है, ये मिल्क प्रोटीन जो होता है ना, केसिन, मिल्क प्रोटीन कौन सा है, केसिन को कन्वर्ट करता है पारा केसिन, ठीक है। केसिन को किस में रेनिन कन्वर्ट कर देगा, पारा केसिन। और पारा केसिन क्या है, ये एक पेप्टाइड है जो इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। तो रेनिन बच्चों में मिल्क प्रोटीन केसिन को पारा केसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टोमक में आपका फूड कितना देर के लिए रहता है, लगभग 3 घंटे के लिए, 2 से 3 लीटर के लिए समय तक रखता है और लगभग 3 घंटे के लिए रहता है। और फूड को किस में बदलता है, काइम, आया किस में था, चर्न करके क्या बना दिया, काइम बना दिया, ठीक है। पाइलोरस ओपन इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली मतलब कभी खुलता है फिर बंद होता है, किस लिए, टू अलाउ काइम इनटू इंटेस्टिन। अब स्टोमक से कहाँ जाना है उसको, इंटेस्टिन में जाना है। कैसे जाएगा, जब तक पाइलोरस नहीं खुलेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, तब तक आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए पाइलोरस ओपन इंटरमिटेंटली टू अलाउ काइम इनटू इंटेस्टिन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन देखिए आपका 7 मीटर लंबा है, कितना, 7 मीटर लंबा, सोच लो इतना ही छोटा जगह में 7 मीटर लंबा है। और इसका चौड़ाई कितना है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। एक क्वाइल्ड है, क्वाइल के रूप में है, फोल्डेड है। और खाना कितना देर लगता है, 4 घंटा लगता है इसको पास होने में, 3 घंटा स्टोमक में, 4 घंटा स्मॉल इंटेस्टिन में। स्टोमक में 3 घंटा क्यों लग जाता है, क्योंकि जैसे ही खाना आया तो उसका 2 दरवाज़ा है, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, दोनों बंद हो जाता है। 3 घंटे तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें एक्ट करते रहता है, जो जर्म को मारा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदला, और बच्चों के केस में प्रोरेनिन को रेनिन में बदला। और रेनिन क्या करता है, बच्चा में केसिन को पारा केसिन में बदल देता है, जो पेप्टाइड है। साथ में पेप्सिन जो है स्टोमक में, पेप्सिन कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्टाइड में। कितना सारा प्रोटीन को, ओनली 20% ऑफ प्रोटीन। तो आइए स्मॉल इंटेस्टिन में क्या है, इसका 3 सब रीजन है, एक डुओडेनम है, जेजनम है और इलियम है। तो 7 मीटर था ना, तो 7 मीटर में मान के चलिए कि इलियम सबसे बड़ा 4 मीटर, 2 मीटर जेजनम उसका आधा, और इसका आधा 1 मीटर डुओडेनम। तो 4 2 6 1 7, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट इसी में खुलता है, डुओडेनम में। इट्स इनर लाइनिंग, देखिए कहीं भी स्टोमक में भी इनर लाइनिंग से सेक्रेट हो रहा था पेप्सिनोजेन और ये, ठीक ना। तो यहाँ से क्या सेक्रेट होता है, इंटेरोकाइनेज, कोई भी एंजाइम रहेगा उसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, एज, ठीक है। तो इंटेरोकाइनेज, इंटेरोपेप्टाइडेज,
देखो जहाँ इंटेरो हो गया ना, देख लो इंटेरो, इंटेरो, इंटेरो मतलब हो गया इंटेस्टाइन से निकलने वाला, याद रहेगा। इंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन से निकलने वाला काइनेज, और इंटेरो पेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये देखिए डेज है ना, किस पे एक्ट करेगा, पेप्टाइड पे। प्रोटीन टूट के बना पेप्टाइड में, और पेप्टाइड पर कौन का एक्ट करेगा, इंटेरो पेप्टाइडेज। तो डुओडेनम सेक्रेट किया। अब ये जो है सो क्या करता है, विच एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन, जैसे उसमें पेप्सिनोजेन था, इसमें है ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन में से क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। कौन सेक्रेट करता है, ट्रिप्सिन। जेजनम, जेजनम 2 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब है इम्प्टी, क्योंकि सिंस इट इज नियरली ऑलवेज इम्प्टी आफ्टर डेथ। जब भी डेथ के बाद पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जेजनम हमेशा खाली मिलता है, इसलिए इसको जेजनम नाम ही पड़ गया है, क्योंकि ये इम्प्टी होता है। इलियम 4 मीटर, इलियम का मतलब होता है ट्विस्ट या रोल, ट्विस्टेड है, रोल है। अब देखो इंटेस्टिन में वो बड़ा खूबसूरत चीज़ होता है, वो क्या होता है, विलाई। विलाई देखो इस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, ढेर सारा इस तरह होता है, जैसे बालूल है ना आपका, वैसा ही इस तरह का विलाई होगा। सिंगुलर में विलस बोलेंगे और लॉन्ग में प्लूरल में विलाई, विली नहीं, विलाई। तो ये बेसिकली हैं क्या, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इलियम। कहाँ पर, इनर लाइनिंग ऑफ इलियम। इलियम का जो इनर लाइनिंग है ना, वो ऐसे 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 जो है सो, ठीक है। इसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका मेन काम देखो क्या है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ा देता है, 8 टाइम्स बढ़ा देता है। एक तो 4 मीटर का है, ये है, उसमें ये और 8 गुना जो है सो बढ़ा देगा इसका सरफेस एरिया। तो इंक्रीज सरफेस एरिया से क्या होगा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा एरिया तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। अब पानी गिरा दिए और छोटा सा कपड़ा है तो उतना ही देर न सूखेगा, और वही अगर तुम पूरा फैला दोगे तो पूरा धड़ाम से सारा पानी सोख लेगा। तो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया से क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। अब देखिए, ए लाइंड बाय सिंगल सेल थिक इपिथीलियम। ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शन में सिंगल सेल्स, ऐसा नहीं कि एक सेल के ऊपर दूसरा, दूसरा के तीसरा, ऐसे है, इतना मोटा है। ये क्या रहेगा, एक ही सेल का रहेगा ऐसे, ठीक है। ये जो है सो आपका सिंगल सेल इपिथीलियम से लाइन किया हुआ है, ठीक है। लाइंड बाय सिंगल सेल इपिथीलियम, ठीक ना, सिंगल सेल थिक एपिथेलियम। विलस के अंदर जो है सो क्या क्या आपको मिलेगा, आर्टरी मिलेगा, वेन मिलेगा, और इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरी। इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरी से क्या मतलब है, और लिम्फ वेसल। देखिए एक आर्टरी इधर से निकला, एक कैपिलरी में कन्वर्ट हुआ, फिर एक कैपिलरी जो है सो वेन्यूल्स में होगा, और उसके बाद वेन्स में। तो आर्टरी और वेन को जो कैपिलरीज कनेक्ट कर रही हैं वो हो गया इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरीज। और लिम्फ वेसल, टूथ का हाथी जब आप पढ़े होंगे तो टूथ के रूट में भी देखिए कि यही सब निकलता है, आर्टरी, वेन, उसमें एक नर्व्स भी था, और लिम्फ वेसल, ठीक है। और इंटेस्टाइन में जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स। क्या बोलेंगे, लैक्टियल्स। बिटवीन द विलाई आर स्मॉल होल्स। ये जो विलाई हैं, इस विलाई के बीच में यहाँ नीचे जमीन पर क्या होंगे, स्मॉल होल्स होंगे, थ्रू विच इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर सेल्स। ऐसे सेल्स जो ग्लैंड से बने हुए हैं, यहाँ से निकलेगा, और ल्यूमेन में, ल्यूमेन किसको बोलते हैं, ये है ना ट्यूब, इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन। तो ये वाला जो खाली जगह है ये आपका क्या हो गया, ल्यूमेन।
पाइप के अंदर जो हम झांकेंगे तो किस में झांकेंगे आप? ल्यूमेन में झांकेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पोर्ड इनटू ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। तो विलाई के बीच में जो स्मॉल होल्स होते हैं इनके थ्रू इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। जूस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज ए मिक्सचर ऑफ सो मेनी सेक्रेशंस। तो आपको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो जाएगा? डाइजेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन दोनों होगा। और इनके यहाँ 2 डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, एक तो बाइल, ठीक है, और पैनक्रिएटिक जूस। ये कहाँ आएंगे? डुओडेनम में। क्योंकि याद होगा कि डुओडेनम का जो स्ट्रक्चर ऐसे था, ये पाइलोरिक है, ठीक ना। तो यहाँ इधर गॉल ब्लाडर है, इसके ऊपर लीवर है, यहाँ से आता है बाइल डक्ट, कंबाइन करता है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ आता है, और इधर पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक डक्ट मिलेगा, आके यहाँ पे खुलेगा। क्या सेक्रेट करेगा? बाइल सेक्रेट करेगा और पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा। और इलियम में क्या जूस सेक्रेट करेगा? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब ये देखिए, फोटो से आप कुछ समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका लीवर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये लीवर है। लीवर के ठीक नीचे जैसा बताए गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये आपका डुओडेनम हो गया। ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से देखिए पैनक्रिएटिक डक्ट निकल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत बढ़िया से दिखाया है। लीवर का 2 लोब होता है, एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है। तो ये दोनों राइट लोब से एक राइट हेपेटिक डक्ट आएगा और लेफ्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आएगा। ये दोनों आपस में आन के कंबाइन करके कॉमन हेपेटिक, ये देखिए यहाँ पर है हेपेटिक। हेपेटिक का मतलब हो गया लीवर का। हेपेटिक मीन्स लीवर। तो लेफ्ट हेपेटिक राइट हेपेटिक मिल के क्या बनाया? कॉमन हेपेटिक। और कॉमन हेपेटिक और ये जो बाइल है, गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर से जो निकलेगा उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो अब देखिए सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बना दिया? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक डक्ट निकल रहा है, ये भी आके इससे कंबाइन करेगा और एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं इसको। यहाँ पे आके ओपन करेगा। ओपन आके करेगा तो इसमें क्या क्या निकालेगा? एक तो बाइल निकालेगा और दूसरा पैनक्रिएटिक जूस निकालेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, स्टोमक, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये डुओडेनम हो गया। कलर वाइज देख लीजिए, 1 मीटर का डुओडेनम, 2 मीटर का जेजुनम और 4 मीटर का इलियम। इलियम में क्या होगा? विलाई होगा। विलाई का स्ट्रक्चर देखिए, लाइंड बाय, देख लो, सिंगल सेल एपिथेलियम, लाइंड बाय आर्टरी, वेन और इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरी, और साथ में लिम्फ वेसल्स जिसको बोलेंगे लैक्टियल्स। क्या बोलेंगे? लैक्टियल्स। इसी का स्लाइड बना के, जब स्लाइड हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह का देखेगा। ये सब देखिए सिंगल सेल एपिथेलियम देख रहे हैं। और इसके अंदर जो है सो आपको मिलेंगे क्या क्या? आर्टरी, वेन्स और इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर है। तो ये ये देख लो, सिंगल सेल लाइंड आपका विलाई है। इसके अंदर आपको आर्टरी, वेन और लैक्टियल्स मिलेंगे, इंटरकनेक्टिंग कैपिलरीज। ये आपका ओवरव्यू है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलियम पे। इलियम क्या होता है? इट इज एडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यों? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि इसके पास विलाई है
और विलाई इसका सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ा देता है? 8 टाइम्स बढ़ा देता है। तो इट इज़ वेरी लॉन्ग मीन्स कितना लॉन्ग? 4 मीटर। ठीक है, सो मोर सरफेस एरिया। नंबर ऑफ विलाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए फर्दर जो है सरफेस एरिया बढ़ा देगा जहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। सिंगल सेल एपिथेलियम ढेर सारा रहेगा तो मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगा। एक ही सेल का एपिथेलियम है तो आराम से इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये नैरो है, नैरो इलियम क्या होता है? नैरो होता है। तो नैरो में क्या हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ फूड जो है सो स्लो हो गया। जहाँ मूवमेंट ऑफ स्लो हुआ, जैसे ट्रेन जा रहा है ना, तेजी से जा रहा है तो उसमें तुम चढ़ पाओगे नहीं ना, या उतर पाएगा सामान तुम्हारा। लेकिन ट्रेन अगर स्लो हो गया तो आराम से तुम अपना सामान उतार सकते हो। तो मूवमेंट ऑफ फूड स्लो हो गया, और स्लो हो जाने के बाद वहाँ जितना भी चीज़ है सब एब्जॉर्ब कर लेगा, विच फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो क्या क्या हो गया? वेरी लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग, सरफेस एरिया ज़्यादा। विलाई इसका 8 टाइम्स बढ़ा देता है सरफेस एरिया। सिंगल सेल एपिथेलियम है, नैरो है, सो मूवमेंट ऑफ फूड स्लो हो जाएगा और इससे एब्जॉर्प्शन खाने का बढ़ जाएगा। ठीक है। बाइल क्या है? येलोइश ग्रीन। बाइल कैसा है? येलोइश ग्रीन। जो सुबह में वॉमिट करते हो कभी कभी, बहुत ऑय करने के बाद जो पीला निकलता है हल्का ग्रीनिश, तो वो क्या है? आपका बाइल है। बाइल किससे मिलके बना होता है? बिलीरुबिन और विलीवर्डिन, साथ में वाटरी फ्लूइड रहता है। किससे बनता है? लीवर से, और ट्रांसपोर्टेड बाय हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है। सिस्टिक डक्ट कहाँ से राइज हुआ? गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, और ज्वाइन करके बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। बाइल देखिए आपको डायरेक्टली डुओडेनम या टेम्पोररली आपको स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। बिलीरुबिन और विलीवर्डिन कहाँ से कैसे बनता है? आरबीसी टूटता है तो उसका जो हीमोग्लोबिन वाला कंपोनेंट है वो टूट के किस में बनाता है? बिलीरुबिन में और विलीवर्डिन में। ठीक है, बिलीरुबिन और विलीवर्डिन में बनेगा। बिलीरुबिन विलीवर्डिन किससे टूट के बनता है? आरबीसी के। ठीक है। बाइल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इट इज ड्यू टू हाई सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए स्टोमक था, स्टोमक में क्या था? HCl। स्टोमक के बाद आया इधर डुओडेनम, डुओडेनम में बाइल मिल गया। डुओडेनम में बाइल मिल गया, और बाइल में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वो एसिडिक था, ये अल्कलाइन हो गया। अब ये क्या करेगा? एसिडिक कंटेंट स्टोमक से जो भी चीज़ निकल रहा है HCl से जुड़ा हुआ है, और वो क्या था? एसिडिक था। तो उस एसिडिक को ये सबसे पहले क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसके बाद फूड क्या हो गया आपका? अल्कलाइन हो गया। पहले एसिडिक था, अब अल्कलाइन हो गया। और इसी अल्कलाइन इन्वायरमेंट में आपका पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स हैं वो काम कर सकते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच में नहीं काम कर सकते हैं। एंजाइम जब आप पढ़े होंगे तब देखे होंगे कि वो स्पेसिफिक पीएच पे, एकदम ठीक जो नियत पीएच चाहिए उनको, उसी पीएच पे वो काम करते हैं। तो ये अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं। इनके काम करने के लिए बाइल जरूरी है। बाइल नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं तो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा एसिडिक को, तो एसिडिक आते चला जाएगा तो पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो है सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बाइल से आता है खाने को अल्कलाइन बनाता है, और पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम एक्ट करते हैं। साथ में बाइल साल्ट क्या करते हैं? दे रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ फैट
एंड ब्रेक देम इनटू टाइनी ड्रॉपलेट। देखो खाना में जब भी मम्मी बर्तन वगैरह साफ करती है तो उसमें तेल बहुत रहता होगा, ठीक है ना, तो तेल जो है सो उस पर छहलाया हुआ रहेगा, एक पूरा फिल्म बना हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही साबुन या सर्फ से अगर धोगे ना तो जो तेल का फिल्म था ना वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा फिल्म बना हुआ रहता है वो किसके चलते था? सरफेस टेंशन के चलते था, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से वो एकदम फ्लैट फिल्म बना हुआ, जैसे बेडशीट एकदम स्ट्रेट खींचा हुआ है, किसकी वजह से? सपोज सरफेस टेंशन। अब इसमें जब बाइल या कोई और चीज़ हुआ जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो ये छोटा छोटा पॉकेट में टूट गया। तो बड़ा पूरा फिल्म रहेगा तो उस पर एंजाइम जो है सो एक्ट मुश्किल से कर पाएगा, लेकिन यही अगर छोटा छोटा हो जाएगा तो आसानी से इसके चारों तरफ जो है सो ये जैसे छोटा ड्रॉपलेट हो गया ना तो इसके चारों तरफ ये हुआ और इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब बड़ा फिल्म था तो इसके चारों तरफ करके तो आप सुपरफिशियली ना डाइजेस्ट कीजिएगा, अंदर वाला तो होने से रहा। तो ये बाइल क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ फैट, और उनको छोटा छोटा ड्रॉपलेट में बदलता है, और छोटा छोटा ड्रॉपलेट में बदलने की वजह से उनका क्या हो जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या हो गया? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फिल्म ऑफ फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर जगह काम आएगा। अब ये छोटा छोटा हो गया तो सोच लीजिए कि इनका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा हो गया। एक बड़ा सर्किल है इसका सरफेस एरिया, और एक छोटा, इसी सर्किल को अब छोटा छोटा ढेर में बांट दीजिए तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो ये एंजाइम अच्छे से एक्ट करेंगे और इनका डाइजेशन ठीक से होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे। आइलियम इज एडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये कैसे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस क्या है आपका? पैनक्रिएटिक डक्ट क्या किया? कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन किया और क्या बनाता है? हेपेटो पैनक्रिएटिक, यानी लीवर वाला और पैनक्रियाज वाला डक्ट, ठीक है, याद रहेगा। हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जस्ट बिफोर ओपनिंग इनटू सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। अब देखिए पैनक्रिएटिक जूस में होता क्या है, याद कीजिए। स्टोमक में था पेप्सिनोजेन, HCl उसको बदल दिया पेप्सिन में। वो क्या डाइजेस्ट किया? 20% प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट किया? पेप्टाइड में। अब देखिए पैनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स हैं। 3 तरह के एंजाइम किसके लिए? एक कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक प्रोटीन के लिए और एक फैट के लिए, ठीक है। तो एमाइलोप्सिन क्या हो गया? एमाइल जहाँ पर भी हो गया ना तो ये स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए, तो एमाइलोप्सिन, इसको पैनक्रिएटिक एमाइलेज भी बोलते हैं। ये आपको स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया? तो एमाइलोप्सिन या पैनक्रिएटिक एमाइलेज। एमाइलेज देखिए 2 जगह मिला आपको, सेलाइवरी एमाइलेज जो सेलिवा में निकलता है, और पैनक्रियाज से निकला पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ये किस में बदला? स्टार्च को माल्टोज में। अब देखिए ट्रिप्सिन जो है ये आता है ट्रिप्सिनोजेन के रूप में, ये जो है सो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन में होने के बाद क्या कर देगा? 20% प्रोटीन तो स्टोमक में हो गया, बाकी जो 80% प्रोटीन हुआ उस पर एक्ट करेगा और किस में बदल दिया? प्रोड्यूस अ स्मॉलर पेप्टाइड, और अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट करता है, कुछ को, पूरा नहीं करता है लेकिन कुछ को
अमाइनो एसिड में भी करता है। साथ में एक और तीसरा एंजाइम है स्टीएप्सिन। तो हमेशा याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस 3 तरह का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, स्टार्च के लिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, जो स्टार्च को बदलेगा माल्टोज में, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, एक पेप्टाइड पेप्टाइड, एक से ज़्यादा पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, स्मॉलर पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में। और फैट को डाइजेशन के लिए स्टीएप्सिन है, जो इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफिकेशन कौन करवाया था, फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करवाया था, बाइल करवाया था, वेरी गुड, टू स्प्लिट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट आपका 2 चीज़ से बना हुआ है, एक तो है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। तो स्टीएप्सिन किस में बदल देगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। इंटेस्टाइनल जूस, अब इंटेस्टाइनल जूस क्या है, इसमें भी कई तरह का चीज़ रहेगा। एक तो है इरेप्सिन, क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ पेप्टाइडेजेज। देखो AAC जब लग गया तो एंजाइम, और किस पर एक्ट करेगा, पेप्टाइड पर। स्टोमक में पेप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस वाला ट्रिप्सिन, ये सब किस में कन्वर्ट किया था, पेप्टाइड में। अब उस पेप्टाइड का डाइजेशन कहाँ होगा, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम है इरेप्सिन, वो करेगा पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड में, ठीक है। अब देखिए एमाइलोप्सिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था, तो माल्टोज पर काम करने वाला कौन है, माल्टेज, ठीक है। तो माल्टोज किस में बदल देगा, माल्टोज को ग्लूकोज, माल्टेज किस में बदल देगा, माल्टोज को ग्लूकोज में। ऐसे ही लैक्टेज है, जो लैक्टोज शुगर, लैक्टोज जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उस पे एक्ट करेगा और इसको बदल देगा किस में, ग्लूकोज और ग्लूकोज गैलेक्टोज में। और सुक्रेज, जिसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं, ये सुक्रेज को बदल देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। साथ में देख लो, ये सब तीनों चीज क्या हो गया, तीनों चीज हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। ये हो गया आपको प्रोटीन का डाइजेशन के लिए, मैंने प्रोटीन है टूट के पेप्टाइड बना है, तो पेप्टाइडेज हो गया, उसको करेगा। अब बच गया फैट, तो फैट के लिए है आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। लाइपेज, लिपिड मने होता है फैट, और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला क्या हो जाएगा, लिपेज नहीं लाइपेज। अब देखिए फैट जो है सो ऑलरेडी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है, इससे स्टीएप्सिन से। बाकी जो बचा हुआ फैट है उसको भी इसमें कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब आ जाता है डाइजेशन, तो हो गया। डाइजेशन क्या हो गया, आप कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, अमीनो एसिड मिलके बनाएगा पेप्टाइड, पेप्टाइड से प्रोटीन, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये सब मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ऐसे ही है आपका स्टार्च वाला हो गया, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब उस फूड को हमको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना है, तभी तो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको यूज करेगा। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कैसे आएगा, डाइजेशन के थ्रू आएगा, ठीक है ना। तो अब डाइजेशन हो गया, प्रोटीन किस में टूट गया, अंतिम था अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड से ही न बना था, तो प्रोटीन वापस टूट गया किस में, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में,
ठीक है। और फैट किस में टूटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब हमको इस सबको एब्जॉर्ब करना है। तो अमीनो एसिड और सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड और सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? थिन एपिथेलियम ऑफ विलाई। वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाएंगे? ब्लड सर्कुलेशन से फिर होता है हेपाटिक पोर्टल वेन, और वहाँ से लीवर। सोच लो कितना इम्पोर्टेंट। खाना जो भी पचा अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? लीवर के पास। ठीक है। इसमें देख लो एक है पोर्टल। पोर्टल का मतलब जानता है? नॉर्मली जो हमारा सर्कुलेशन है ना, क्या करता है? हार्ट से निकलता है, पूरे बॉडी में घूमता है और वापस हार्ट में आता है। तो ये है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, माने हमारा सिस्टम में। एक दूसरा होता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है कि स्टोमक में, माने एब्डोमेन में जो भी खाना वगैरह एब्जॉर्ब होगा, ये सब होगा, तो सारा ब्लड कहाँ जाता है? लीवर के पास। ठीक है ना? सारा ब्लड, ये सब सारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को लेके कहाँ जाता है? तो इसलिए इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम हो गया। सिमिलरली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, बाकी सारा अमीनो एसिड और शुगर सब कहाँ जाएगा? थिन एपिथेलियम ऑफ विलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ जाएंगे? अंतर समझ में आया? लिम्फ वेसल में कौन जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ब्लड कैपिलरी में कौन जाएगा? अमीनो एसिड और सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम। अल्टीमेटली उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना ही जाना है। जहाँ पर हार्ट में जो है सो वेन खुलता है ना, उसी के ठीक पहले आके ड्रेन कर देता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। तो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो है सो एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टीन में। लार्ज इंटेस्टीन आपका 1.5 मीटर लंबा है। कितना? 1.5 मीटर। इसका 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम, जैसा हम लोग चर्चा किए थे। सीकम जो है सो यही स्मॉल पाउच जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? सीकम। यहाँ पर आके आपका इलियम ज्वाइन करता है। ठीक है। और इसी में एक छोटा सा प्रोजेक्शन जो निकला है, ये है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स। अब यहाँ सीकम से जो आता है एक एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और ये जो एस शेप्ड है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है। उसके बाद रेक्टम। रेक्टम जो है सो लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एनस के पास ओपन होता है, और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको एनल स्फिंक्टर। जब भी आप पॉटी जाते हैं, यह रिलैक्स होगा तभी पॉटी होगा, और ये अगर रिलैक्स नहीं हुआ तो पॉटी नहीं होगा। ठीक है। कोलोन जो है सो चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है लगभग, और डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। अब इनका फंक्शन देखिए, ये कोई एंजाइम सेक्रेट नहीं करते हैं भैया। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो है ना, ये कोई एंजाइम नहीं सेक्रेट करते हैं, कारण कि सारा तो एंजाइम सेक्रेट पहले ही हो गया है, डाइजेशन हो गया है। सारा कार्बोहाइड्रेट जो है सो मोनोमर में, जो उसका यूनिट है जिससे बना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका काम है एब्जॉर्ब करना। कौन चीज़? मेनली वाटर। जितना जो पानी है वो एब्जॉर्ब करेगा, और वेरी लिटिल डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ आया तो इधर एब्जॉर्ब होगा। और इट कंटेन्स मेनली अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा शरीर नहीं पचा पाता है, वही चीज़ कहाँ मिलेगा आपको? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब है फीसेस, टॉयलेट, लेट्रिन जो करते हो सो,
is formed which enter rectum and voided at interval through defecation. जो टॉयलेट आप करते हैं उसको defecation बोलेंगे. अब फीसेस का कंपोजिशन क्या होगा? 75% वाटर रहता है. कितना? 2/3 मतलब हो गया. 23% सॉलिड मैटर हो गया. 23% सॉलिड मैटर, जिसमें 30% डेड बैक्टीरिया रहेगा, 10 से 20% फैट रहेगा, 2 से 3% प्रोटीन रहेगा और 30% लगभग रफेज. रफेज क्या होता है? फाइबर. फाइबर क्या हो गया? जैसे आप बंदा गोभी खा रहे हैं, बंदा गोभी में क्या है? खाली फाइबर ही है. ठीक है ना? उसमें सेल्यूलोज का बना हुआ होता है. और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सेल्यूलेज. सेल्यूलेज हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका डाइजेशन नहीं होगा. और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ मिलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. और ये क्या होता है? ये बल्क फॉर्म करता है कि ढेर सारा होगा. इसमें भी तब न ढेर सारा होगा तब आगे मूव करेगा. अगर आप खाने में रफेज नहीं लेंगे तो ये ढेर सारा नहीं होगा, इतना सारा होगा तो जो है सो कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं आगे बढ़ेगा. और आप क्या होंगे? कॉन्स्टिपेटेड होंगे. आप टॉयलेट जाएंगे, आपको टॉयलेट नहीं हो रहा है. ठीक है, ये हो गया. ये तो हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन. अब आते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब कि आप खा तो लिए, खाना खाने के बाद एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन वो हमारे शरीर में अब हो गया आपका खाना डाइजेशन हो गया. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गया. एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी कोई मीनिंग नहीं है जब तक वो आपके शरीर का पार्ट्स नहीं बना. जैसे अमीनो एसिड है, आपके शरीर में जितने जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन में उसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, उसमें जुड़ के बनना चाहिए और आपके शरीर के प्रोटीन में. सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब जो हुआ, उसका आप एनर्जी के रूप में यूज कर सके. तो ये जो है सो इसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन ऑफ फूड मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड आप लिए हैं वो डाइजेस्ट होके सिंपलर फॉर्म में हुआ, आप उसको एब्जॉर्ब कर लिए, अब वो आपके शरीर का पार्ट्स बनना चाहिए. तो कन्वर्सन ऑफ एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड इनटू बायोलॉजिकल टिश्यूज. बायोलॉजिकल टिश्यू जैसे मसल्स हो गया, इसमें आपका प्रोटीन है. ठीक है, एनर्जी के लिए जो यूज कर रहे हैं. बॉडी फ्लूइड्स है, तो बायोलॉजिकल टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स में इनकॉर्पोरेट होना, ये क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन ऑफ फूड. अब देखिए लीवर में क्या होगा? सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कहाँ जाएंगे? लीवर में. किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन. वेरी गुड. एक्सेस ग्लूकोज जो होगा ज़रूरत से ज़्यादा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में, जो इनसॉल्युबल है और स्टोर हो जाएगा टेम्पोररीली. और जो ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब उसका जेनरेशन हो रहा है. ठीक है, एक हो गया जेनेसिस माने बन रहा है, और दूसरा है जीनोलाइसिस. लाइसिस माने टूट रहा है. ठीक है, जैसे देखिए रात में आप खाना खाए, अब मान लीजिए सुबह में 11 बजे तक आप भूखे हैं, तो जो खाना खाए तो जो एक्सेस ग्लूकोज था किस में कन्वर्ट हो गया? कहाँ कन्वर्ट हुआ? लीवर में, इंटेस्टाइन में नहीं. ठीक है, और फिर जब ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तब ये जो है सो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और आपको एनर्जी राउंड द क्लॉक कंटिन्यूअस, मतलब पूरा 24 घंटा देते रहेगा. तो ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और बनने को ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, ये तो हो गया सिंपल शुगर
और ग्लूकोज, ये सब का। अमाइनो एसिड का क्या होता है लीवर में? ये आपको बॉडी में सर्कुलेट करता है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड आपस में मिल के बनाएगा पेप्टाइड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं किया जाता है, याद रहेगा। अमाइनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड। एक्सेस अमीनो एसिड जो रहेगा ये लीवर में ब्रोकन डाउन इन लीवर बाय डीअमीनेशन। अमीनो एसिड जानते हो उसको क्यों बोलते हो? NH3 को क्या बोलते हैं? NH4 को, ठीक है। तो ये जो NH3 इसमें रहता है ना एसिड में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है अमाइनो एसिड। अभी NH3 जो है अमाइन ग्रुप, इसको अगर निकाल दोगे तो वो हो गया डीएमिनेशन। डी मतलब निकाल दिए। तो अमीनो एसिड जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, उसमें से अमाइन ग्रुप निकल जाएगा और इससे क्या बनेगा? यूरिया, ठीक है। और यूरिया बनने के बाद वो एक्सक्रेट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर डिग्रेडेड टू यील्ड अमोनियम which enters urea cycle and a carbon skeleton that can enter metabolic pathway to generate ATP, जो करेंसी है ग्लूकोज और फैटी एसिड। तो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड से भी आपको क्या मिल सकता है? ATP, ग्लूकोज और फैटी एसिड। तो क्या हो गया? अमीनो एसिड डिग्रेड हो गया, अमोनियम जो यूरिया साइकिल में, और एक कार्बन स्केलेटन रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो कार्बन का स्केलेटन रहा और अमोनियम रहा। तो अमोनियम कहाँ चला जाएगा? यूरिया साइकिल में। किस में बदल जाएगा? यूरिया में, ठीक है। और जो कार्बन वाला पार्ट है वो आपको मेटाबॉलिक पाथवे में, मतलब दूसरा रिएक्शन होगा और उससे क्या क्या बनाएगा? ATP, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस NO। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जानते हो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जानता है क्या होता है? देखो दो नर्व है, ये नर्व आता है इस तरह से, साइनेप्स बनाता है, ठीक है ना। एक नर्व का है, दूसरा नर्व का है। ये दोनों के बीच में गैप रहता है, ठीक है ना। इसके और इसके बीच में गैप रहता है और इस गैप का नर्व से जैसे एक इम्पल्स इधर आया ना, तो ये इम्पल्स को इधर आना है इस साइड में, तो क्या करेगा? यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर आएगा और ये आपका नर्व कंडक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये जो है सो नाइट्रिक ऑक्साइड या NO किस रूप में काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर, यूज टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूरोट्रांसमीटर एंड कैटकोलामाइंस, ठीक है। ये भी एक कंपाउंड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड कैटकोलामाइंस। अब देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये आपको किसके थ्रू हुआ? लिम्फेटिक्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ और थोरेसिक डक्ट में जाता है और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। थोरेसिक डक्ट कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आता है और हार्ट में जो ड्रेन करता है उसके ठीक पहले उसमें वो मिल जाता है। तो इसका काम क्या है? इन द सिंथेसिस ऑफ सम कंपाउंड्स इन सेल। एक्सेस कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? बिलो स्किन एज सबक्यूटेनियस फैट एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन। जितना जो स्टोमक वगैरह जो देखे थे उसके इर्द गिर्द जो है सो चर्बी के रूप में जमा हो जाएगा, जिसको बोलेंगे विसरल फैट। जितने जो इंटरनल ऑर्गन है ना उसको हम लोग विसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VISCERA, विसरा, ठीक है। तो जितने जो ऑर्गन हो गए वो सब विसरल ऑर्गन हो गए और उनके किनारे किनारे जो फैट होगा उसको क्या बोलेंगे? विसरल फैट। तो ये जो फैट एक्सेस जो है वो कहाँ कहाँ डिपॉजिट होगा? ये जो देख रहे हो
ये है आपका सबक्यूटेनियस फैट बिलो स्किन, और इंटरनल ऑर्गन के किनारे के चारों तरफ जो होंगे वो हो जाएंगे विसरल फैट। देखना है तो यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हारा कम है, ये सब में देख लो कितना है। जितना मोटा है ऐसे बन रहा है, समझ लो कि उतना ज़्यादा सबक्यूटेनियस फैट है। उसका कभी देखना उसका कम होगा। ठीक है, समझ गए? एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब आते हैं मेन लीवर में। लीवर जो है सो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे शरीर का कौन सा है? लीवर। कितना वेट? लगभग 1.5 1.5 किलो। अब देखिए इनका फंक्शन क्या है। ये आपका ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट माने कंट्रोल। कम है तो ग्लाइकोजन टूट के सप्लाई करेगा, ज़्यादा है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। कंट्रोल ऑफ अमाइनो एसिड। कैसे कंट्रोल करेगा? अमाइनो एसिड से अमोनियम निकल जाएगा, यूरिया साइकिल में चला जाएगा, और जो कार्बन वाला पार्ट होगा वो एटीपी, ग्लूकोज और फैट फैटी एसिड। एटीपी, ग्लूकोज और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड के लेवल को भी रेगुलेट किया, कंट्रोल किया। साथ में सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय आरबीसी कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ठीक है, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो कहाँ आरबीसी बनता है? बड़ा हो जाने पर लॉन्ग बोन्स जो रहते हैं ना, लॉन्ग बोन जैसे आपका पैर वगैरह का बोन हुआ, इसके अंदर जो बोन मैरो बोलते हैं उसको, ठीक है, तो इसमें आपका बनता है आरबीसी। ठीक है, ये लीवर आपका स्टोर करता है कौन चीज़? आयरन स्टोर करेगा, कॉपर, विटामिन ए और विटामिन डी। अब देखिए विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स और सी क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, एक्सेस होंगे तो वापस सीधे यूरिन के रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन विटामिन ए और विटामिन डी क्या है? फैट सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल नहीं, फैट सॉल्युबल। तो ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, कहाँ स्टोर होंगे? लीवर में। तो आयरन, कॉपर, विटामिन ए, डी। ग्लूकोज को कंट्रोल किया, अमीनो एसिड को कंट्रोल किया, फीटल लाइफ में आरबीसी बनाया, आयरन, कॉपर, विटामिन ए, डी स्टोर किया। अब देखिए ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करेगा? लीवर। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो है। सो जितना भी ब्लड है, जैसे ही कहीं कटता है तो थोड़ा देर में वो क्या है? क्लॉट बन जाता है। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारे शरीर का सारा ब्लड, हमारे शरीर में लगभग कितना ब्लड होता है? 4.5 से 5.5 लीटर के रेंज में। ठीक है ना, तो ये जो है सो आपका पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। अब ये क्या होता है? जैसे ही कहीं कटता है तो वहाँ पर ये क्लॉट बन जाता है। किससे क्लॉट बनता है? फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ यही नहीं है जिससे ये बनता है, फिब्रिनोजेन से क्या हो जाता है? फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन जो है सो नेट बनाता है, और इसमें जो है सो ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कौन बनाता है? लीवर। ठीक है, साथ में हमारे शरीर के अंदर ये नहीं ब्लड क्लॉट कर जाए, इसके लिए एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेंट मतलब क्लॉट करवाने के लिए, और एंटी कोएगुलेंट मतलब क्लॉट न हो। तो हमारे शरीर में क्लॉट न हो उसके लिए हेपेरिन बनाता है, और बाहर क्लॉट हो जाए इसके लिए फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन ये सब बनाता है। साथ में सेलुलर मेटाबॉलिज्म करवाता है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साथ में ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करता है बाय एक्टिंग एज
टेम्पोररी स्टोर ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर को स्टोर करके हमारा शरीर का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है। एक्सक्रेशन ऑफ टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक पॉइजन्स, जैसे ड्रग अल्कोहल वाला देखे ना, वैसे ही साथ में जो आरबीसी डेड हो गया है उनका डिस्ट्रक्शन भी होता है। लेकिन बेसिकली ये काम है स्प्लीन का। किसका काम है? स्प्लीन का। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। ठीक है ना? तो ये आपका लीवर का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट पे। थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है। देखिए, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवरी एमाइलेज रहता है, ठीक है ना, स्टार्च रहेगा कार्बोहाइड्रेट, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। सो नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च बाय आयोडीन सॉल्यूशन बट पॉजिटिव टेस्ट फॉर शुगर। ठीक है, तो ऑन मिक्सिंग सलाइवा विथ स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन के साथ सलाइवा को मिक्स कर दीजिए, तो सैलिवरी एमाइलेज क्या कर देगा? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। तो स्टार्च तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आयोडीन से जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो नेगेटिव टेस्ट देगा, लेकिन शुगर को नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, तो शुगर वाला टेस्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा, स्टार्च नेगेटिव, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो है सो उसको डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, अब एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ निकला था? पेप्सिन स्टोमक में। एग व्हाइट में कौन सा प्रोटीन होता है? अल्बुमिन। अंडे का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन। ठीक है, तो एल्बुमिन सस्पेंशन को क्या किया? मिक्स कर दिया। किससे किससे? पेप्सिन, HCl, सिर्फ पेप्सिन, सिर्फ HCl और पेप्सिन HCl। ठीक है ना, HCl एंड बॉइल्ड पेप्सिन। ठीक है, तो इसमें किससे डाइजेस्ट हो जाएगा बताओ? पेप्सिन को काम करने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए, तो ओनली HCl में नहीं होगा, ओनली पेप्सिन में नहीं होगा, पेप्सिन एंड HCl में। ठीक है, और साथ में ऑल प्लेस्ड इन बीकर ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट। ओनली टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl एंड पेप्सिन विल क्लियर द क्लाउडी फिल्ट्रेट। मैंने जो एग वाइट वाला का आप ये बनाएंगे ना, तो क्लाउडी कलर का जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी उसका डाइजेशन हो गया। तो पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन ओनली इन एसिडिक इन्वायरमेंट। एसिडिक इन्वायरमेंट कौन दिया? HCl। एसिड एलोन हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोटीन। बॉइल्ड पेप्सिन जो है सो डज नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन बिकॉज ऑन हीटिंग इट इज डिस्ट्रॉयड। जब बॉईल कर दीजिएगा पेप्सिन को, तो उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो काम नहीं करेगा। अब इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी। अल्कलाइन में कौन कौन सा एंजाइम काम करता है? अल्कलाइन में पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस वाला जितना जो एंजाइम होगा सब। तो पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन था? पेनक्रिएटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन इसके लिए हो गया, और ट्रिप्सिन था किसके लिए? प्रोटीन के लिए, और फैट के लिए स्टीएप्सिन। और इंटेस्टाइनल जूस में जाइए तो उसमें कौन कौन हो गया? पेप्टाइडेज। किसके लिए? पेप्टाइड्स के लिए, कारण कि ऑलरेडी पेप्सिन ट्रिप्सिन जो है सो डाइजेस्ट कर चुका है। पेप्सिन कितना % डाइजेस्ट प्रोटीन किया? 20%। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए उसमें आ जाएगा माल्टेज, सुक्रेज। ठीक है, यही ना हो गया। और इसके लिए क्या बोलते हैं? फैट के लिए क्या हो गया? इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, जो उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और। चलिए,
एल्बुमिन सस्पेंशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पेप्सिन। तो देखिए एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है। पेप्सिन कहाँ निकलता है? स्टोमक में। पेप्सिन किस में काम करेगा? एसिडिक में। आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिए तो ये अल्कलाइन हो गया, ठीक है। पेप्सिन काम करेगा? नहीं करेगा, इसलिए नो चेंज। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि पेप्सिन एक्ट्स ओनली इन इन्वायरमेंट। अब आइए टेस्ट फॉर ग्लूकोज। इसके लिए रिएजेंट होंगे फेलिंग सॉल्यूशन। कौन? फेलिंग सॉल्यूशन एक दूसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता था ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए। जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन इस आप करेंगे, ऑन एडिंग टू फेलिंग सॉल्यूशन, जो एक ब्लू ग्रीन केमिकल है, और हीट कीजिए। कब तक? थोड़ा बबल फॉर्म हो। बॉयल होने के ठीक पहले बबल फॉर्म होता है, बॉयल नहीं करना है। ये कलर कौन सा चेंज हो जाएगा? डीप ब्रिक रेड। ब्लू ग्रीन था, कैसा था पहले? ब्लू ग्रीन कैसा हो गया? डीप ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंटा, वैसा रेड हो गया, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसके नीचे कुछ जमा हो गया, ठीक है। एप्पल और ग्रेप। सुक्रोज डज नॉट गिव दिस टेस्ट until it is boiled with dilute HCl and neutralized with sodium bicarbonate। सुक्रोज जो है सो ये टेस्ट नहीं देता है, लेकिन इसको अगर आप बॉयल कीजिए डाइल्यूट HCl से, फिर न्यूट्रलाइज कीजिए किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो ये सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। अब उसके बाद फिर ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। स्टार्च के लिए क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन ले लीजिए। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? 1 ग्राम आयोडीन लीजिए, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लीजिए और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर लीजिए। जब आप इसको स्टार्च सॉल्यूशन में जो कोल्ड है ऐड कीजिएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। कौन सा? BB, ब्लू। जब भी स्टार्च का टेस्ट हो, आयोडीन का नाम हो, तो ब्लू ब्लैक आंख बंद करके मुंह पर आना चाहिए, ठीक है ना। ये किस में मिलेगा? पोटैटो और राइस। पोटैटो और राइस में क्या है? स्टार्च है, इसलिए पोटैटो राइस अवॉइड कीजिए। अब प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट करना है? हार्ड बॉइल्ड एग ले लीजिए, ठीक है। एग का वाइट वाला पार्ट जो एल्बुमिन है, और उसमें आप फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए। हीट कीजिए जेंटली, हल्का हीट करना है। उसके बाद कूल कीजिए अंडर टैप वाटर। मैंने ऐसे टेस्ट ट्यूब में है, नल चला दिए साइड से, ऐसे ठंडा किए आप। और क्या ऐड किए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा हो गया? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा देखेंगे कि कलर चेंज हो गया फ्रॉम वाइट टू येलो ऑन हीटिंग, और येलो से ऑरेंज में। कब? जब आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस टेस्ट को ही बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। सबसे पहले क्या है? एग वाइट है ना, वाइट किस में बदल जाएगा? येलो में। और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो कलर चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट की फैट, प्रोटीन। फैट और ऑयल के लिए क्या करते हैं? ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट। कोई एक फिल्टर पेपर या पेपर नॉर्मल लीजिए, उस पर ऑयल फैट या ऑयल को ऐसे रगड़िए, लाइट में ऐसे देखिएगा तो पहले वो जो ओपेक था, ओपेक से क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट। एक होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब इस पार से उस पार देख सकते हैं। ओपेक, ओपेक मीन्स इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। और ट्रांसलूसेंट मतलब दोनों के बीच का, पूरा साफ नहीं देख सकते हैं, पार्शियली ट्रांसपेरेंट। वाटर के लिए प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे? तो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर,
कौन सा? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो ड्राई है, ब्लू कलर का। जब आप वाटर के साथ ये करते हैं तो इसका कलर ब्लू से पिंक हो जाता है। मिनरल्स के लिए जैसे मान लीजिए बनाना हुआ या पोटैटो है, उसको आप बर्न कर दिए, सब जल गया, उसके बाद जो ऐश बचा हुआ है, तो ऐश क्या है? मिनरल सब्सटेंस है जो दैट डज नॉट बर्न। ठीक है, तो मिनरल हो गया, बर्न कीजिए, जो ऐश हो गया मिनरल हो गया। वाटर के लिए ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ब्लू से पिंक। ठीक है। फैट ऑयल के लिए ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट। प्रोटीन के लिए सबसे पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हीट कीजिए, कूल कीजिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिए, तो सबसे पहले येलो होगा, येलो से ऑरेंज हो जाएगा। स्टार्च के लिए क्या किए? आयोडीन सॉल्यूशन दिए तो ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा। आयोडीन का ब्राउन जो कलर होता है वो किस कलर में हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। और ग्लूकोज के लिए क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन में जब डालेंगे, हिट करेंगे, ठीक है ना, तो कलर चेंज जो है सो ब्लू ग्रीन जो था डीप ब्रिक हो जाएगा और प्रेसिपिटेट नीचे बन जाएगा। आप एप्पल और ग्रेप से इसको कर सकते हैं जिसमें ग्लूकोज है। लेकिन सुक्रोज जो है सो यह टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना, कारण कि ये डाइसैकराइड है। इसके लिए इसको क्या किए? डाइल्यूट HCl के साथ बॉयल किए, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से न्यूट्रलाइज किए, कन्वर्ट हो गया, अब वापस से टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर ख़त्म कर लिया। नहीं कि बाकी है? इसके बाद कौन सा है? रेस्पायरेशन इन